हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक और आज हम टोरेंट पावर लिमिटेड का एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ये एनालिसिस में सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे और साथ ही साथ एक इंडस्ट्री का फ्लेवर भी उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स और उनके गवर्नेंस को भी स्टडी करेंगे और एंड में परिमल सर का एक और अलग से वीडियो आएगा जो इस कंपनी के वैल्यूएशंस का पार्ट कवर करेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो उसे समझने के लिए हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू चेन है उसे समझना होगा। जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके बाद वो एंड कंज्यूमर्स में जाती है। दीज आर द थ्री मेन स्टेप्स जो इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन का पार्ट फॉर्म करती है। एंड उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है दैट इज रॉ मटेरियल सोर्सिंग। अगर हम टोरेंट पावर की बात करें तो टोरेंट पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों एरियाज में काम करते हैं। एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम देखें तो वेरी फ्यू कंपनीज है जो इन तीनों भी बिजनेसेस में हैं। फॉर एग्जांपल टाटा पावर इज ऑल्सो इनटू द रॉ मटेरियल सोर्सिंग बिकॉज उनके इंडोनेशिया में कुछ कोल माइंस है। अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस अगर हम सारी कंपनीज को इक्वली देखें, एक साथ देखें एज अ ग्रुप, तो वहाँ पे भी वो कंपनीज पूरे वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। लेकिन बाकी कोई और कंपनी ऐसी नहीं है जो पूरे वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि पावर जनरेशन एक पार्ट है, पावर ट्रांसमिशन भी एक पार्ट है, उसके साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन और एक और बिजनेस वर्टिकल है कंपनी का जहां वो केबल्स बनाते हैं। अगर हम जनरेशन बिजनेस के बारे में बात करें तो जनरेशन बिजनेस में जो कंपनी की टोटल कैपेसिटी है वो करेंटली 4274.5 मेगावाट्स की है और उसमें से मेजॉरिटी जो कैपेसिटी है वो कोल एंड गैस यानी कि थर्मल कैपेसिटी है। गैस की कैपेसिटी अराउंड 2.7 गीगावाट्स की है एंड 362 मेगावाट्स की कोल की कैपेसिटी है। देर आर 4 प्लांट्स जो थर्मल कैपेसिटीज जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं। 3 प्लांट्स फॉर द गैस एंड 1 प्लांट फॉर कोल बेस्ड प्लांट, 1 प्लांट विच इज कोल बेस्ड प्लांट। उसके साथ साथ कंपनी के पास मल्टीपल रिन्यूएबल प्लांट्स है, छोटे छोटे सोलार और विंड के प्लांट्स है इस कंपनी के पास। और अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की ही पाइपलाइन है कंपनी के पास। कंपनी थर्मल एनर्जी में बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं कर रही है। कंसिडरिंग कि जो अभी करेंटली कंपनी एक्सपांशन में है, अंडर जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, तो देर आर 2 प्रोजेक्ट्स, वन इज़ फॉर द सोलार पावर एंड द अदर इज़ फॉर विंड पावर। जो सोलार पावर की कैपेसिटी होगी वो 300 मेगावाट्स की होगी एंड सिमिलर 300 मेगावाट्स की विंड पावर की भी कैपेसिटी है। रिसेंटली कंपनी का एक और अनाउंसमेंट आया था जिसमें कंपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है और वहाँ पे 5.7 गीगावाट्स की पंप स्टोरेज हाइड्रो कैपेसिटी लगाने वाली है। देयर वुड बी 3 प्लांट्स इन महाराष्ट्र जो कंपनी ने आइडेंटिफाई किया है और अराउंड 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी इस आने वाले 5 इयर्स में करने वाली है कंपनी, जिसके अंडर 5.7 गीगावाट्स की कैपेसिटी एडअप होगी। अगर हम टोटल देखें जो करेंटली कंपनी के अनाउंस्ड प्लान्स है तो उसके हिसाब से FY28 के एंड में कंपनी की कैपेसिटी अराउंड 10.5 गीगावाट्स है एंड दिस इज जस्ट जो अभी तक के अनाउंस है। वी कुड ऑल्सो एक्सपेक्ट सम मोर अनाउंसमेंट इन द ड्यू टाइम। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें कि जो पावर जनरेशन इंडस्ट्री वो कितनी बड़ी है, हमने देखा कि जो टोरेंट पावर की कैपेसिटी है वो अराउंड 4.3 गीगावाट्स की है। और अगर हम इंडस्ट्री की कैपेसिटी देखें इंडिया में जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी एज ऑफ मार्च 2023 है वो इट वाज अराउंड 416 गीगावाट्स। उसमें से मेजॉरिटी तो कोल और गैस बेस्ड ही है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के एक मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में एक ओवरलुक देखें इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे वांट टू एड अप अ कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट्स इन इंडिया बाय 2030 विच वुड बी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। अभी जो कोल और गैस की कैपेसिटी है या जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको एक्सक्लूड कर दे तो भी यहाँ से अराउंड 300 गीगावाट्स की कैपेसिटी एडिशन की
बात है जो गवर्नमेंट नेक्स्ट 7 ईयर्स में प्लान आउट कर रही है। सो जो टाटा पावर की भी हम अगर कैपेसिटीज़ देखें वो रिन्यूएबल एनर्जी में ही है। सो इट्स लाइक जो ओवरऑल सिनेरियो है, जो कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स है, वो ओवरऑल इंडस्ट्री सिनेरियो से इन लाइन है। अगर हम एनर्जी की बात करें, जो एडिशंस हुए, तो अगर हम लास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें, लास्ट 5-6 ईयर्स में जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी जो एडअप हुई है इंडिया में, उसमें मेजॉरिटी कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की में ही एडिशन हो रही है। इनफैक्ट FY23 में जो 93% ऑफ द कैपेसिटी एडेड वाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो इसलिए रिन्यूएबल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है ओवरऑल इंडस्ट्री का, बीट टाटा पावर, बीट अदानी ग्रीन, बीट टोरेंट पावर। तो सभी लोग, इनफैक्ट नेशनल थर्मल पावर कंपनी NTPC जो है, नाम में थर्मल होने के बाद भी वो कंपनी रिन्यूएबल पे भी फोकस कर रही है। सो दैट इज हाउ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, द पावर इंडस्ट्री इन इंडिया इज चेंजिंग। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपनी जो टोरेंट पावर कंपनी है, उन्होंने कैसे अपने रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस शिफ्ट किया है। सो FY15 के बाद से कंपनी ने जो थर्मल बेस्ड पावर जनरेशन है उसमें कोई भी कैपेसिटी एडिशन नहीं किया है। और अगर हम FY17 में देखें तो कंपनी के पास 138 मेगावाट्स की सोलर कैपेसिटी थी एंड 265 मेगावाट्स की विंड कैपेसिटी थी। और अगर हम वही नंबर्स करेंटली देखें तो सोलार में कंपनी के पास 263 मेगावाट्स की कैपेसिटी है एंड अराउंड मोर देन 900 मेगावाट्स की करंट कैपेसिटी है ऑफ विंड एनर्जी। सो कंटिन्यूसली जो केपेक्स हो रहा है, जो एक्सपांशन हो रहा है जनरेशन बिजनेस में, वो पूरे ही रिन्यूएबल्स में ही फोकस्ड है। अगर हम कंपनी के जो इंडस्ट्री मैट्रिक्स है उसे कंपेयर करें, सो अवेलेबिलिटी एंड लोड फैक्टर, ये दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है व्हेनेवर वी एनालाइज अ कंपनी, लाइक व्हेनेवर वी एनालाइज अ पावर कंपनी। सो अवेलेबिलिटी हमें वो ये दर्शाता है कि कंपनी के प्लांट्स ऑपरेशन के लिए कितने टाइम अवेलेबल थे, यानी कि उसमें से अगर हम डाउन टाइम अवॉइड कर ले, जो कभी अगर कोई स्ट्राइक्स अगर हो रही है तो ये सारा पीरियड हम अवॉइड कर ले कि जहाँ पे जनरेशन हो ही नहीं पाएगा, तो उसमें से जो कैपेसिटी बचती है दैट इज़ द अवेलेबल कैपेसिटी। सो अगर हम देखें तो जनरली एक अप ट्रेंड ही दिखा है। FY23 की अगर हम बात करें तो सारे जो प्लांट्स है कंपनी के, जो थर्मल बेस्ड प्लांट्स है, वो सभी प्लांट्स की कैपेसिटी मोर देन 93-94% से ऊपर ही रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अवेलेबिलिटी जो हम एक्सपेक्ट करें किसी भी कंपनी के लिए। बट एक इशू यहाँ पे है कि दिस इज़ द अवेलेबिलिटी, लेकिन जनरेशन कितना हो रहा है वो एक अलग बात हो जाती है। सो आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल कैपेसिटी तुम कितना जनरेट कर पा रहे हो, ये एक नंबर दर्शाता है प्लांट लोड फैक्टर में। सो अगर हम कोल बेस्ड प्लांट देखें, जो इनका एमजन ये प्लांट है, जो प्लांट का नाम है एमजन प्लांट, सो उसकी जो उसका जो PLF रहा है वो 88.2% का था FY23 में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर और लास्ट 2 ईयर्स में ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम जो भी गैस बेस्ड प्लांट्स है अगर उनके नंबर्स देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखी FY23 में। सो सुजन प्लांट 15% की PLF पे था, सुजन 1.7% के PLF पे था एंड डीजेन प्लांट तो FY23 में ऑपरेट ही नहीं हुआ। सो ये क्वेश्चन एक रेज होता है कि इज दिस अ सेटबैक। तो द रीज़न, इसके पीछे जो रीज़न है वो है नेचुरल गैस के प्राइसेस। सो व्हेनेवर देयर इज़ अ पावर कंपनी, वो उनके PPAs होते हैं, यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट। सो PPAs में जो पावर टैरिफ है, जो सप्लाई का रेट है वो फिक्स्ड होता है। और अगर जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, सो जो नेचुरल गैस बेस्ड प्लांट्स के लिए इनपुट है नेचुरल गैस, सो FY23 में नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप हो चुके थे। सो उस वजह से कंपनी के लिए ये फिजिबल ही नहीं था कि इट ऑपरेट्स द प्लांट्स। तो अगर हम कंपनी यहाँ पे प्लांट ऑपरेट करती तो वो कहीं ना कहीं लॉसेस ही करती। सो इसलिए बहुत ही मिनिमल यूसेज हुआ है FY23 में। बट आने वाले समय में जैसे नेचुरल गैस के प्राइसेस कूल डाउन हो रहे हैं, तो वी डू एक्सपेक्ट कि ये जो PLF नंबर्स है ये वापस से रिबाउंड कर जाए। डीजेन प्लांट का अगर हम देखें तो ये इसका PLF कंटिन्यूसली लास्ट 4 ईयर्स में काफ़ी लो रहा है। सो इसका रीज़न ये है कि ये प्लांट किसी भी PPA के साथ टाइड अप नहीं है।
मूविंग ऑन टू विंड एंड सोलार, तो विंड और सोलार की कैपेसिटीज़ आप देखोगे जो पीएलएफ है वो काफ़ी कम दिखेगा, लेकिन इसका एक रीज़न ये है कि दीज आर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल सोर्सेज। सो अगर विंड जितनी ब्लो होगी उतना ही टर्बाइंस रोटेट होगी और उतनी ही कैपेसिटी उतनी ही एनर्जी जनरेट होगी। सो जनरली जो रिन्यूएबल एनर्जी के पीएलएफ्स होते हैं वो इसी रेंज में होते हैं, अराउंड 20 to 30% के रेंज में। सोलार का अगर हम देखें तो कंपनी का जो पीएलएफ है वो अराउंड 17 to 18% के रेंज में रहा है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। अगर हम टाटा पावर या अदानी ग्रीन के पीएलएफ्स देखें तो ये जो कैपेसिटी जो पे रन कर रहे हैं ये कंपैरेटिवली लोअर साइड पे है। So this is an operational we could call inefficiency कि कंपनी पूरी इफिशिएंसी से अपने प्लांट्स ऑपरेट नहीं कर पा रही है। हमने देखा कि डिजन प्लांट जो था उसमें कैपेसिटी टाइड अप नहीं थी, उनके पास पीपीएस नहीं थे, इस वजह से वो प्लांट ऑपरेशनल नहीं था। अगर हम बाकी प्लांट्स की बात करें तो सुजन का जो प्लांट है वहाँ पे अराउंड 835 मेगावाट्स की कैपेसिटी टाइड अप है विद अहमदाबाद गुजरात एंड सूरत, अहमदाबाद गांधीनगर एंड सूरत के जो सर्कल्स है वहाँ पे, एंड 50 मेगावाट इज टाइड अप विथ मध्य प्रदेश। साथ ही साथ अगर हम यूनो सुजन की बात करें तो 278 मेगावाट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया टाइड अप है अहमदाबाद गांधीनगर एंड सूरत में। अगर हम सोलार और विंड पावर की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स कंपनी के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स है जो हो चुके हैं। तो सोलार का जो एवरेज टैरिफ है वो अराउंड 7.46 KWH का रेट है, एंड विंड का जो टैरिफ है इट इज़ अराउंड 3.96 KWH। सो कंपेयर टू द इंडस्ट्री इट इज़ प्रिटी मच ऑन एन एवरेज स्केल। जो अगर सोलार का 7-8 रुपीज़ के अराउंड ही होता है, विंड का जो करंटली जो एवरेज टैरिफ है कंपनी का वो ऑन अ हायर साइड है, लेकिन जो न्यू प्लांट्स आ रहे हैं वो मे बी ऑन अ लोअर साइड आ रहे हैं। तो आगे जाके एवरेज टैरिफ तो कम होगा बट इट इज स्टिल बेटर देन द इंडस्ट्री। सो अगर हम पाइपलाइंस की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट्स है जो अंडर डेवलपमेंट है। सो वन ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो सोलार प्रोजेक्ट है वो अराउंड 300 मेगावाट की कैपेसिटी है, वहाँ का जो एवरेज टैरिफ है इस 2.22 रुपीज़। ये जो प्लांट है ये गुजरात में लोकेटेड है, एंड इसके लिए कंपनी जो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का वहाँ पे ये कंपनी अपनी एनर्जी सप्लाई करेगी, और ये दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय March 23। इसके अलावा जो विंड का एक और प्लांट है कंपनी का वो भी अराउंड 300 मेगावाट की कैपेसिटी है, एंड वहाँ पे जो एवरेज टैरिफ है दैट वुड बी अराउंड 2.94 रुपीज़। सो और ये प्लांट कर्नाटक में लोकेटेड रहेगा, और कंपनी के पास इस प्लांट के लिए भी एक पीपीए है। सो और ये प्लांट जो है वो रेडी हो जाएगा बाय March 2025। सो दिस इज़ द पाइपलाइन, एंड इसके साथ साथ जो 5700 गीगावाट्स की 5700 मेगावाट्स की कैपेसिटी कंपनी पंप स्टोरेज में ऐड करने वाली इन महाराष्ट्र। सो देयर वुड बी 3 प्लांट जिसमें 27,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा, और ऑल दीज प्लांट्स द कंपनी इज टारगेटिंग टू गेट रेडी बाय FY28। दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरेशन बिजनेस। अभी हम समझेंगे कंपनी का ट्रांसमिशन बिजनेस। सो ट्रांसमिशन इज बेसिकली किसी भी पावर प्लांट से पावर को ट्रांसमिट करो टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो जो इन बिटवीन का जो प्रोसेस होता है कि एक पावर प्लांट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कनेक्ट करना, वहाँ से एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो पावर जनरेट हुई है उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको ट्रांसमिट करना, तो दिस इज़ व्हाट ट्रांसमिशन इज़। सो कंपनी के पास 3 ट्रांसमिशन लाइन्स है, उसमें से 2 ट्रांसमिशन लाइन्स 400 kV की है। वन कनेक्ट्स द सुजन प्लांट टू अहमदाबाद एंड वन कनेक्ट्स द डिजन प्लांट टू नवसारी। बट डिजन प्लांट खुद ही ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए ये जो कंपनी का ट्रांसमिशन लाइन है ये भी ऑपरेशनल नहीं है। साथ में अगर हम देखें तो जो एक और 220 kV की सर्किट लाइन है कंपनी की जो सुजन प्लांट को सूरत से कनेक्ट करती है। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसमिशन लाइन्स द कंपनी ऑलरेडी हैव। उसके साथ साथ कंपनी को FY23 में एक और प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पे उनको 60 किलोमीटर्स की 400 kV डायरेक्ट करंट की ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करनी है।
So this plant, this line would be set up in next 24 months. और उसके साथ साथ जो टैरिफ रहेगा, जो इसका कॉस्ट रहेगा, तो जो स्ट्रक्चर है इट इज़ द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे कंपनी का ROE अराउंड 15.5% है. सो अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, सो वाई ट्रांसमिशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो जो इंडस्ट्री में काफ़ी सारे इन्फ्लोज आने की एक्सपेक्टेशंस है. सो गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग अराउंड 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो वो आने वाले कुछ समय में प्राइवेट प्लेयर्स को मतलब बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू अलॉट करेगी. सो देयर इज़ अ मैसिव स्किल इन दिस ट्रांसमिशन इंडस्ट्री ऑल्सो. मूविंग ऑन टू द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. सो डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो एक कंपनी जो जब हमारे घरों तक के लाइट जो पावर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. सो पावर जनरेशन वाज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करो. पावर ट्रांसमिशन इज़ जो जनरेटेड प्लांट से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे लाओ. और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज़ लाइक एक सेंटर से आप जो मल्टीपल यूजर्स है, एंड कंज्यूमर्स है, वहाँ उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना. सो दिस इज़ द टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है. सो टोरेंट पावर के पास अराउंड 4 मिलियन, मोर देन 4 मिलियन कस्टमर्स है इनके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में. सो कंपनी के पास 8 डिफरेंट एरियाज है. सो देर आर 5 लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड 3 फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन. सो एक काफ़ी बड़ा स्कोप है कंपनी के पास. एंड रिसेंटली कंपनी को एक जो वन ऑफ द शिल मुमरान कालवा का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मिला है वो रिसेंटली ही कंपनी को मिला है FY23 में ही. सो कंपनी इज़ फंक्शनिंग वेरी वेल इन द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. सो FY23 में कंपनी को एक और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिला था MBSIR इस रीजन में. सो दिस वाज अराउंड 102 स्क्वायर किलोमीटर्स का रीजन. बट जो स्टेट एंटिटीज़ है, जो PSUs है इस रीजन में ऑपरेट करने वाले, उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइसेंस कंपनी को मिल जाता है उसके अगेंस्ट अपील फाइल की है. एंड दिस मैटर इज अंडर सब्सिडाइज. सो अभी हमने देखा कि कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रेंचाइज लाइसेंस भी है और फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है और लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी है. सो इसका डिफरेंस क्या है? सो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग वेयर द कंपनी इटसेल्फ होल्ड्स द एसेट्स एंड इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर. वेयरएज इन फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है. जो एसेट्स है वो कंपनी की खुद की नहीं होगी. सो बेसिकली जो लाइन्स होती है, जो पावर केबल्स होते हैं, वो जो एसेट का जो ग्रिड है, वो एसेट जो है अगर कंपनी खुद ओन करी तो इट इज़ अ लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर ये किसी थर्ड पार्टी का, मे बी अगर गवर्नमेंट की खुद की सेटअप लाइन्स है और सिर्फ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वहाँ पे पावर उस लाइन्स पे, सो दैट इज़ फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन. सो फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन में एक क्लासिक एग्जांपल इज़ जो भिवंडी एरिया जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे टोरेंट पावर जो बिजनेस कर रही है दैट इज़ अ फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर हम बाकी मेजॉरिटी अगर हम देखें तो इट्स लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर हम AT&C लॉसेस की बात करें कि जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कितने सारे पावर के लॉसेस होते हैं. कहीं पावर की चोरी हो जाती है, कहीं ट्रांसमिशन में यानी डिस्ट्रीब्यूशन में जब पावर एक ग्रिड से अपने घरों तक आ रही है तो वहाँ पे भी कुछ लॉसेस होते हैं. सो बेसिकली जो डिस्कॉम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉसेस करते हैं. 50-60% के लॉसेस के परसेंटेज होते हैं इनके. सो व्हेनेवर प्राइवेटाइजेशन का एक मोटिव भी ये है कि जो AT&C लॉसेस है उसे कम करे एंड जो ऑपरेशनल इफिशिएंसीज है उन एसेट्स की उसको बढ़ाया जाए. सो टोरेंट पावर की अगर हम बात करें तो इनकी मेजॉरिटी जो मेच्योर्ड एसेट्स है उनकी जो AT&C लॉसेस है, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद गुजरात में 3.74% है एंड दहेज में तो सिर्फ 0.48% के लॉसेस है. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर इफ़ वी कंपेयर इट टू द डिस्कॉम्स. अगर हम देखें तो SM के जो रीजन है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज़्यादा है कि AT&C लॉसेस इज अराउंड 32.77%. बट हमें
ये देखना होगा कि कंपनी को ये रिसेंटली ही एक्वायर हुआ है ये रीजन, एंड आने वाले समय में ये लॉसेस ओवर द पीरियड काफ़ी कम होने के चांसेस है, बिकॉज वी आर सीन कि कंपनी ने बाकी सारे रीजन्स में भी जहाँ पे ऐसे हाई परसेंटेज थे लॉसेस के, वहाँ पे भी एकदम मिनिमलिस्टिक नंबर्स पे ये लेके आया है। एंड दिस नंबर्स जो कंपनी पोर्ट्रे कर रही है, दिस आर वेरी गुड नंबर्स एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। अगर हम कंपनी की केबल्स बिजनेस की बात करें, सो कंपनी दो टाइप के केबल्स मेजरली मैन्युफैक्चर करती है। सो 66 kV एंड 132 kV। सो 66 kV केबल्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से हमारे यहाँ जो डीपीज होते हैं तो वहाँ तक के जो पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो वो उसमें जो यूज़ होने वाले केबल्स होते हैं वो है 66 kV केबल्स। एंड टोरेंट पावर इज़ वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ 66 kV केबल्स इन इंडिया। साथ ही साथ कंपनी फोकस कर रही है 132 kV हाई वोल्टेज केबल्स के ऊपर, जो यूज़ होते हैं पावर प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, पावर स्टेशन पे एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट द एंटायर बिजनेस ऑफ द कंपनी की कंपनी क्या क्या कर रही है। सो नाउ विल स्विच टू व्हाट आर द फाइनेंशियल्स की इनकी ग्रोथ कैसी है। सो फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो सबसे पहले रेवेन्यू पे फोकस करते हैं। रेवेन्यू कंपनी का काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है FY23 में। सो अगर FY13 से लेके FY23 की बात करें तो 12.1% का कैगार यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू का दिखा है। लेकिन इट्स नॉट अ वन साइड जर्नी की, ये एक ग्रेजुअल जर्नी नहीं दिख रही है। जो FY22 में 14,000 करोड़ का रेवेन्यू था एंड FY23 में एकदम से 26,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, बिकॉज इनके प्लांट्स भी ऑपरेशनल नहीं थे। सो कंपनी जो इनके इनपुट्स है, तो नेचुरल गैस इज़ वन ऑफ द इनपुट, और हमने देखा नेचुरल गैस के प्लांट्स ऑपरेट ही नहीं हो रहे। सो व्हाट दे हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स विद नेचुरल गैस सप्लायर्स, जो इंटरनेशनल सप्लायर्स है। सो इनको नेचुरल गैस तो परचेस करना ही पड़ता है, तो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये गैस जो इनको मिल रही है वो इंडस्ट्री रेट से काफ़ी कम है। सो व्हाट द कंपनी इज़ डूइंग, ये जो इनको गैस सप्लाई आ रहा है वो आगे जाके ट्रेड कर रही है, तो उस वजह से कंपनी के रेवेन्यूज़ भी हाई है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कंपनी के पास न्यू डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज़ भी आए हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी हाई कैश फ्लो बिजनेस, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज़ आते हैं। सो बिडिंग जब होता है, तो जब भी कोई कंपनी के जब भी कंपनी को कोई नया रीजन मिलता है तो उनके रेवेन्यू शूटअप हो जाते हैं। तो हमने रिसेंटली देखा कि 2 साल पहले जब टाटा पावर को ओडिशा के एसेट्स मिले थे, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स मिले थे वहाँ पे, तो उनका रेवेन्यू भी अचानक से बढ़ गया था। सो दिस इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स की जब भी उनको नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, नया लाइसेंस मिलता है, तो उनके रेवेन्यूज़ भी शूटअप हो जाते हैं। अगर हम एबिडा और नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो एबिडा और ये जो ग्रोथ है कॉन्स्टेंटली हो रही है। सो एबिडा टर्म्स में 13.4% का कैगार कंपनी ने शो किया है, एंड नेट प्रॉफिट टर्म्स में 18.5% का कैगार कंपनी ने शो किया है। FY22 में हम देखेंगे कि एबिडा तो काफ़ी अच्छा था, अराउंड 3500 करोड़ का एबिडा था कंपनी का, बट जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत कम थे। सो इसका रीज़न ये है कि FY22 में कंपनी ने 1300 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया था। सो हमने देखा कि जो डिजन का प्लांट है वहाँ पे PPAs नहीं है, तो आउटपुट अगर नहीं होगा तो वो एसेट रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएगी, तो इस वजह से जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से कंपनी ने एक 1300 करोड़ का वन टाइम इम्पेयरमेंट बुक किया था इंडिया बुक्स FY22 के एंड में। मूविंग ऑन टू द मार्जिन्स, तो मार्जिन्स कंपनी के इम्प्रूव हुए है। 14% के इबिडा मार्जिन, 16-14% का इबिडा मार्जिन हुआ करते थे, वो अभी अराउंड 25-28% के रेंज में है। अगर हम FY23 देखें तो ये मार्जिन्स थोड़े से कम है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिंग का फैक्टर है, बिकॉज ट्रेडिंग में मार्जिन्स कंपनी ने काफ़ी कम रखे हैं। एंड अगर यही जनरेशन हुआ होता तो ये मार्जिन्स वी एक्सपेक्ट कि अराउंड द हिस्टोरिकल रेंज जो अभी 25, 27, 28% के एबिडा लेवल से वहाँ पे हो सकते थे। अगर हम डेट की बात करें तो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है कि डेट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, बट एज़ कम्पेयर टू द पीएस टोरेंट पावर का जो करंट डेट है वो काफ़ी एक
कंट्रोल्ड सिचुएशन में है। तो जो करंट डेट टू इक्विटी रेशियो है एज ऑफ FY23 इट इज़ 0.92 और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 5.67 का है। सो FY23 में डेट एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बड़ा है बिकॉज एक्सपांशंस काफ़ी सारे हो रहे हैं। नेट डेट भी 9,380 करोड़ का है। सो नेट डेट इज़ बेसिकली जो हमारे टोटल डेट में से अगर हम अपनी कैश एंड बैंक की वैल्यू निकाल दे तो जो लिक्विड मनी है कंपनी के पास वो हटा दे तो हमें नेट डेट का पोर्शन मिलता है। अगर हम केपेक्स की बात करें तो जैसे ही मैंने बताया कि केपेक्स काफ़ी सारा हो रहा है, तो एक अगर हम ट्रेंड देखें तो FY19 से लेके कंटिन्यूसली कंपनी बहुत ज़्यादा केपेक्स कर रही है। 16-1700 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने FY19 में किया था। सिमिलर 1900 करोड़ का केपेक्स FY22 और 3000 करोड़ का केपेक्स FY23 में किया है। एंड आने वाले सालों में कंपनी ने बताया कि 4 से 5,000 करोड़ का केपेक्स ये लोग करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि कंपनी के आगे आने वाले प्लान्स क्या है। सो मैनेजमेंट जो इनके चेयरमैन हैं जो टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन ने एक कमिटमेंट दी थी लास्ट अक्टूबर में कि दे विल बी डेवलपिंग 10 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी इन राजस्थान इटसेल्फ और वहाँ पे वो अराउंड 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट ये सिर्फ एक ओपन स्टेटमेंट था। इसके ऊपर कंपनी के कोई टाइमलाइंस वगैरह यहाँ पे नहीं है। रिसेंटली एक जून मंथ में कंपनी के एग्रीमेंट्स हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे कंपनी 3 पम्प स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो PSH प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 3 प्रोजेक्ट्स कंपनी सेटअप करने वाली है विद द कैपेसिटी ऑफ 5,700 गीगावाट्स। सो टोटल केपेक्स यहाँ पे 27,000 करोड़ का होने वाला है। इसके साथ साथ कंपनी ने एक और नया प्रोजेक्ट चालू किया है। सो टोरेंट ग्रुप का एक कंपनी है टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड। तो जो टोरेंट गैस है तो वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है। तो उसमें ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टोरेंट पावर हाइड्रोजन ब्लेंडिंग करके देगा। सो एक ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कंपनी ने स्टार्ट किया है जहाँ पे 2.5% का ब्लेंडिंग ये लोग अचीव करने का टारगेट कर रहे हैं इन नेक्स्ट 8 मंथ्स। सो दिस इज़ ऑल्सो न्यू एवेन्यू फॉर द कंपनी। इसके साथ साथ कंपनी ग्रीन अमोनिया इसके डेवलपमेंट में भी रिसर्च कर रही है। सो अभी तक के कोई ग्रीन अमोनिया के बारे में ज़्यादा डिटेल्स कंपनी के तरफ से आई नहीं है। सो आने वाले समय में वी डू एक्सपेक्ट कि अगर ये डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए तो दिस कुड ऑल्सो बी अ गुड ग्रोथ एवेन्यू। सो अभी हम बात करेंगे कंपनी के गवर्नेंस की। सो अगर सबसे पहले शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो प्रमोटर्स है कंपनी के, जो मेहता फैमिली है, दे ओन 53.57% स्टेक इन द कंपनी एंड ये स्टेक कंटिन्यूसली स्टेबल है। DIS अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिसंबर 2020 में इनका DIS का होल्डिंग अराउंड 19.48% का था, वो मार्च 23 में 23.11% का हो गया है। FIS ने थोड़ा सा सेल किया है बट दैट इज एब्जॉर्ब बाय द DIS। सो करेंटली 6.3% होल्डिंग इज विद FIS। जो अदर्स है, जो रिटेल कैटेगरी है, हम देख सकते हैं कि 17.02% की होल्डिंग इज विद अदर इन्वेस्टर्स। सो इस अदर इन्वेस्टर्स में 2 मेजर इन्वेस्टर्स आते हैं। सो वन इज़ गुजरात स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो कि एक PSU है गुजरात स्टेट की, दैट होल्ड्स 9.75% स्टेक। एंड जो गुजरात गवर्नमेंट है वो भी डायरेक्टली 1.47% स्टेक ओन करती है, जो गवर्नर के नेम पे आता है। सो जो रिटेल, इसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स बचते हैं तो अराउंड 6% का ही होल्डिंग है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। अगर हम टोरेंट ग्रुप की बात करें तो टोरेंट ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1959 में। मिस्टर UN मेहता ने इस ग्रुप को चालू किया था। एंड करेंटली ये जो ग्रुप है वो उनके बेटे, जो ये दोनों, उनके 2 बेटे मिस्टर सुधीर मेहता एंड मिस्टर समीर मेहता, ये अब इन बिजनेस को आगे चला रहे हैं। सो टोरेंट ग्रुप में 3 मेजर कंपनीज आती है, टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर एंड टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड। सो टोरेंट पावर विच इज़ ऑल्सो अनदर लिस्टेड कंपनी। सो एज ऑन 10 जुलाई अराउंड 64,750 करोड़ का मार्केट कैप था इस कंपनी का, और ये कंपनी जेनेरिक्स फार्मास्यूटिकल्स में काम करती है एंड इट इज़ इंडिया 6th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी
and it operates in major therapeutic areas like cardiac, CNS, GI, VMN, and यहाँ इन areas में वो top 4 companies में categorize होती है। टोरेंट पावर के बारे में तो हमने जान ही लिया है। टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, सो FY18 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, तो बहुत ही नई कंपनी, 5-6 साल ही हुआ है। तो सिर्फ इतने कम पीरियड में ही इस कंपनी ने 17 जोग्राफिकल एरियाज़ में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू कर लिया है। एंड इनके अंडर 34 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो 7 वेरिड स्टेट्स में बिलोंग करते हैं। अगर हम कंपनी का स्ट्रक्चर देखें कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, ये फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, सो मिस्टर UN मेहता हु पास्ड अवे, सो ही फाउंडेड द ग्रुप। उनके 2 बेटे हैं, सुधीर मेहता एंड समीर मेहता। सो सुधीर मेहता वाज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन इन्होंने कुछ सालों पहले ही अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया। एंड उसके बाद मिस्टर समीर मेहता, जो सुधीर मेहता के छोटे भाई है, तो उन्होंने ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ Torrent Power and Torrent Pharma as well. And Sudhir Mehta is now a chairman emeritus of the Torrent Group. सो अभी हम टोरेंट पावर की अगर बात करें तो सुधीर मेहता के जो एल्डर सन है मिस्टर जीनल मेहता, ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एंड मिस्टर वरुण मेहता हु इज़ द एल्डर ब्रदर, हु इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ मिस्टर जीनल मेहता, सो ही इज़ ऑल्सो इन द बोर्ड्स ऑफ द ऑफ टोरेंट पावर। जो टोरेंट फार्मा का बिजनेस है उसमें मिस्टर अमन मेहता इज़ पार्ट ऑफ द बोर्ड, बट वहाँ पे जो मैनेजमेंट है इट इज़ प्रोफेशनल, सो प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी बन चुकी है टोरेंट फार्मा। एंड मिस्टर समीर मेहता के जो यंगर सन है वो तो अभी स्टूडेंट है। सो दिस इज़ इट अबाउट द मेहता फैमिली। सो वी हैव सीन कि शुरुआत से ही जब से ये कंपनी बनी है, जब से ये ग्रुप फॉर्म हुआ है, सो मेहता फैमिली ही इस ग्रुप को कंट्रोल कर रही है। टोरेंट फार्मा में प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ चुका है, बट जो टोरेंट पावर कंपनी है, सो टोरेंट पावर लिमिटेड में अभी भी फैमिली ड्रिवन बिजनेस मैनेजमेंट ही है। सो अभी हमने कंपनी को तो काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर लिया। अभी देखते हैं कि इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सो वन ऑफ द मेजर रिस्क इज़ द लैक ऑफ PPAs। सो डीजेन प्लांट में हमने देखा कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ये प्लांट ही ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो अगर PPA नहीं होगे तो प्लांट आउटपुट बेसिकली आपके पास कोई कस्टमर ही नहीं होगा, तो जनरेट करके क्या करोगे? सो दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। सो अगर ऐसी PPAs अगर कंपनी को नहीं मिले तो दिस इज़ अ रिस्क। सो अगेन कंपनी के पास एक और मेजर रिस्क है जो बिकॉज इनके काफ़ी सारे एसेट्स नेचुरल गैस पे बेस्ड है। सो गैस प्लांट्स के ऊपर बेस्ड होने की वजह से नेचुरल गैस के जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है वो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। रिसेंटली कंपनी ने 115 मेगावाट का विंड प्लांट को कमीशन किया। सो वन ऑफ ये पार्टली कमीशन हुआ था, 27 मेगावाट वॉज कमीशन इन May 23 एंड द रिमेनिंग पार्ट वॉज कमीशन इन July 2023। सो इसमें प्रॉब्लम यहाँ ऐसी है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था दैट वाज शेड्यूल्ड टू बी कमीशनड इन October 2022 एंड ये प्रोजेक्ट डिले हो गया ऑलमोस्ट बाय 9 months। सो अगर प्रोजेक्ट्स ऐसे डिले हो सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स कि प्रोजेक्ट डिले होगा तो रेवेन्यू जनरेशन भी डिले होते जाएगा। सो दैट ऑल्सो रेजेज अ रिस्क फॉर इन द कंपनी। साथ ही साथ अगर हमने सोलार की बात जब हम सोलार के PLFs देख रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ इनके PLFs काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। सो टाटा पावर का FY23 में अराउंड 23% का PLF था सोलार पोर्टफोलियो के लिए। वहीं अदानी ग्रीन जो कंपनी उनका 24.7% का PLF था सोलार एसेट्स के लिए। बट जो टोरेंट पावर के सोलार एसेट्स का PLF था दैट वाज जस्ट 18.7%। तो एक इनएफिशिएंसी यहाँ पे दिख रही है कि कंपनी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन द इफिशियंसीज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, बिकॉज जो फोकस है आगे जो वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट्स है वो ज़्यादा अच्छे से ऑपरेशनल होंगे तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएगी। साथ ही साथ अगर हमने देखा कि विंड के जो PLF थे वो FY23 में गिरे थे। सो उसका एक मेजर रीज़न ये था कि विंड की जो स्पीड है
वो इस ईयर में कम थी। एंड दिस वाज नॉट जस्ट फॉर टोरेंट पावर, जो पूरी इंडस्ट्री की ही कमेंट्री ऐसी थी कि FY23 में विंड स्पीड वाज अ बिट लोअर, तो जो विंड जनरेशन हुआ था वो काफ़ी कम हुआ था। इस वजह से विंड के जो एसेट्स थे तो अक्रॉस इंडस्ट्री जो ये PLFs कम दिखे थे FY23 में। सो दिस इज़ ऑल्सो रिस्क फॉर द कंपनी। साथ ही साथ रेगुलेटरी रिस्क तो है ही, बिकॉज पावर इज़ अ वेरी रेगुलेटेड बिजनेस एज ऑफ नाउ, कि बहुत सारे जो पावर प्लांट्स हैं उनको एमिशन नॉर्म्स, एनवायरमेंटल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। अगर ये कंपनीज कंप्लाई नहीं करती है तो पेनल्टीज इम्पोज करती है गवर्नमेंट। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क फॉर एनी पावर कंपनी। अगर हम टोरेंट पावर की बात करें तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है तो उसमें अराउंड 2007 करोड़ के अनरिकवर्ड क्लेम्स है। मतलब कंपनी ने 2000 करोड़ के डेटर्स है कंपनी के पास जहाँ से अभी तक के पैसा आया नहीं है। एंड दीज आर नॉट इवन डिस्प्यूटेड, मतलब कोई लीगल डिस्प्यूट भी नहीं है, फिर भी 2000 करोड़ रुपए कंपनी रिकवर नहीं कर पाई है। सो कैश फ्लोज इज़ अ इशू, बिकॉज यहाँ पे पैसा ही नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ 700 करोड़ के और ऐसे एसेट्स है कंपनी के पास जो अंडर डिस्प्यूट है, तो वहाँ से भी कंपनी के पास मतलब पैसा आना बाकी है। सो बट ये 700 करोड़ इज अंडर डिस्प्यूट, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द आउटकम्स ऑफ द केस। So this was pretty much it about the Torrent Power company, Torrent Power Limited. परिमल सर बहुत ही जल्द इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में एक वीडियो बनाने वाले हैं, so also do watch that video as well.